हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है ये नए सेशन में और नए तरीके की एक सीरीज में वेयर वी विल बी हैविंग आवर रोजाना बैंकिंग ज्ञान। तो जैसे आप सभी लोग देख सकते हो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। उसी को कंटिन्यूएशन में अब हम करने वाले हैं द बैंक्स नेशनलाइजेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसको एक बारी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, फिर आज के सेशन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ये कौन सी ईयर में की गई थी। नो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो एस्टैब्लिश किया गया था, इसको किया गया था 1770 में। तो इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी बेटा, ये कब हुई थी? ये हुई थी सन 1770 में। अगला है कि हमारे देश में ऐसा कौन सा एक बैंक है इसमें से जो कि प्रेसिडेंसी बैंक का पार्ट नहीं था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, ये सभी। तो कौन सा नहीं था? दैट वाज द क्वेश्चन। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज नॉट द पार्ट। नेक्स्ट, कौन से बैंक को क्रिएट किया गया था प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके? तो जो भी प्रेसिडेंसी बैंक्स थे इनको मर्ज किया गया, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। और इसके बाद से बनता है कौन सा? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके एसबीआई बना। ठीक है, तो ये हिस्ट्री आप लोगों को इसे याद रखनी होगी। अगला, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1934 में, 1935 में, सॉरी 1934 में इनका एक्ट आया था। 1949 में इनको नेशनलाइज किया गया था एंड 1937 में जो हेड ऑफिस था उसको कलकत्ता से मुंबई में कर दिया गया था। ओके, चलो, पहला कौन सा ओन्ड और मैनेज्ड बाय इंडियंस, कौन सा ऐसा बैंक था जिसको ओन और मैनेज किया जा रहा था भारतीय के द्वारा? इट वाज इलाहाबाद बैंक इन द ईयर 1865। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करेंगे अपने आज की क्लास की एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे देश में जो भी बैंक्स थे वो फिरंगी और स्वदेशी हुआ करते थे। एंड हमने ये देखा कि कैसे एक कमेटी बनाई गई थी, रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन ने अपनी तरफ से बोला कि हमारे देश में एक रेगुलेटर होना चाहिए जिसका होना बहुत जरूरी है, वरना हमारे देश के बैंक्स को खतरा हो सकता है। और एक्चुअली डिप्रेशन जब आया था 1930 में, उसके बाद से उनका कहा हुआ सच हुआ था। जो हमारे देश के फिरंगी बैंक्स थे जिन्होंने दूसरे देश में अपने स्टॉक मार्केट में पैसों को लगा रखा था, डिप्रेशन आने की वजह से, डिप्रेशन मंदी बहुत बुरे स्तर पर थी, तो उनके पैसे वहां डूब गए। जो अपने देश में स्वदेशी बैंक्स काम कर रहे थे, जो एक्सपोर्टर्स वगैरह को पैसे दे रहे थे, उनके दिए हुए पैसे उधर डूब गए, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स थे जिनको बंद कर दिया गया। खैर, बहुत सारे बैंक्स बंद हुए, बहुत बर्बाद हुए, और इसी के बाद से क्रिएशन होता है आरबीआई का। ये हम लोग आरबीआई चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि आरबीआई का क्रिएशन हुआ, फिर आजादी मिल गई। आजादी मिलने के बाद से हमारे देश में जो अंग्रेज थे वो जा चुके थे। अब हमारे देश को एक नए सिरे से शुरुआत करनी थी, नए सिरे से शुरुआत करनी थी अपने देश की। लेकिन उस वक्त में क्या होता था, जितने भी बैंक्स ऑपरेट कर रहे थे बेटा, ये सभी के सभी बैंक्स क्या हुआ करते थे? प्राइवेट। यानी उस वक्त सरकारी बैंक्स का चलन नहीं था। प्राइवेट, मैंने आपसे क्या बताया था, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वही तो अपने बैंक्स खोले थे। तो उस वक्त में जो बैंक्स ऑपरेट कर रहे थे वो प्राइवेट थे। ठीक है, आजादी मिल गई, हमारे देश को नए सिरे से शुरू करना है। बैंक्स एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों की परिस्थिति को चेंज करने का। अब बेटा, आजादी तो मिल गई थी लेकिन बड़ा लूटपाट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे देश में कुछ खास था नहीं, ना नौकरी थी, ना लोगों के पास इतने पैसे थे, गरीबी बहुत थी, बहुत सारी समस्याएं थी, उन सभी को दूर करना था। तो इन सभी को दूर करने के लिए जरूरी थी कि भाई जहां पे जैसे पैसों की जरूरत हो वहां तक पहुंच सके। अब अपने देश का उस हिसाब जो है उस वक्त में कुछ ऐसा हुआ करता था। आप ऐसे समझो कि अगर ये हमारा देश है तो इस देश के अंदर ये जो इतनी पॉपुलेशन है ये लगभग रूरल और एग्रीकल्चर वाली थी, जहां पे लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे और एग्रीकल्चर से जुड़े काम कर रहे थे। केवल यही लोग ऐसे थे जो लोग किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, या फिर थोड़े से आप कह लो रिच की बात मैं नहीं कहूंगी लेकिन इंडस्ट्रियल कहेंगे। ठीक है, बैंक्स क्या करते थे, चूंकि प्राइवेट थे और प्राइवेट संस्थाओं को चाहिए होता है अपना प्रॉफिट, तो जितने भी बैंक्स हमारे देश में हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो अपनी ऑफिसेस या अपनी ब्रांचेस इन एरियाज में खोलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई अगर हम लोग प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम तो बंद हो जाएंगे और प्रॉफिट हमें इन्हीं के पास मिलेगा। यहाँ के इन्हें लोन दिए, डूबने के बहुत चांसेस है, इनके पास इतने पैसे है नहीं कि हमारे बैंक में लाके जमा करें, ना तो हमारे पास में डिपॉजिट ही होगा ना हम लोन ही देंगे, पर यहाँ पे हमें दोनों मिलेगा। तो बैंक्स का जो कंसंट्रेशन था ये रीजनल होता जा रहा था, यानी कि बैंक्स लगातार शहरों की तरफ जा रहे थे, गांव देहात में नहीं आ रहे थे। इसकी वजह से वंचित कौन रह रहा था? वंचित रह रहे थे हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे देश में जो पुअर थे, हमारे देश में जो फार्मर्स थे,
एजुकेशन सेक्टर को कहीं ना कहीं जो मतलब जो इन एरियाज से रिलेटेड थे उनको हार्म हो रहा था, एक्सपोर्टर्स जो ऐसे एरियाज में थे उनको हार्म हो रहा था। तो ये अपना इंटरेस्ट तो सर्व कर रहे थे, लेकिन नेशन का इंटरेस्ट उस वक्त में ये लोग सर्व नहीं कर रहे थे। ये एक बहुत ही मुसीबत की बात थी। जहां हमारा देश तैयारी कर रहा है कि हम लोग फिर से रीडेवलप करें, खुद को बेहतर करें, प्लानिंग कमीशन बनाया जा रहा है, वहीं पे बैंक्स पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये अपने फायदे में। और गलत क्यों है? प्राइवेट संस्थाएं तो खुद को ही प्रॉफिट देती है ना, नहीं तो काम भी तो कैसे करेंगी। तो ये सब तो चल ही रहा था। अब किसी तरह से हमारा देश थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंच रहा है, कुछ कर रहा है, प्लानिंग कमीशन बना रहा है, कुछ अचीव कर रहा है, अचानक चाइना से युद्ध हो जाता है। अचानक नहीं, लेकिन चीन से युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, सूखा पड़ गया। इतनी सारी समस्याएं 1960 से 1970 के बीच में हो जाती हैं। तो हमारे देश में ये जो 1960 से 1970 का वक्त था, इसमें एक नहीं दसों समस्याएं घिर कर आ गई। युद्ध भी हो गया बेटा। युद्ध हो जाना इज नॉट लाइक युद्ध हो जाना, उसमें बहुत सारे खर्चे लगते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं उसमें, तब जाकर के युद्ध होता है ना। ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत जान जाती है, बहुत पैसे लगते हैं। पैसों चलो कितने लोगों की जान जाती है, कितने लोगों का घर परिवार उजड़ जाता है, क्या कुछ नहीं हो जाता। अभी तो हमारा देश यार 1947 में तो आजादी मिली है, 13 साल हो रहा है, 13-15 साल, फिर हमारी चीन से युद्ध हो जा रही है, पाकिस्तान से युद्ध हो जा रही है। पाकिस्तान के बाद ये बांग्लादेश क्रिएशन वाला हो गया, साथ में सूखा पड़ गया जिसकी वजह से परेशानी आ गई। तो बहुत कुछ भारत एक साथ फेस कर रहा था। अब इन सब के बीच में जरूरी थी कि भाई हमारे देश में ये जो ऑलरेडी ग्रोन है इनको तो आप कर रहे हो, लेकिन किसी भी देश में पहचान तो तभी बनती है ना जब वो देश ओवरऑल ग्रो करता है। और ओवरऑल ग्रोथ के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि आप अपने 90% जनता को छोड़ के 10% पे कंसंट्रेट करो। अगर 90% नहीं चलेगी ना, नहीं बढ़ेगी, तो आपका देश ग्रो ही नहीं कर सकता है। तो जरूरी था कि इस जनता की भी ग्रोथ कराई जाए। और इस जनता की ग्रोथ कैसे पॉसिबल थी? जब इनको मौका मिले। मौका कैसा मिलता कि भाई आप कुछ पैसे लो, अपने व्यापार करो, किसानों को पैसा लो, भाई अपनी खेती बाड़ी करो, कुछ करो। लेकिन वो पैसे कहां से मिलेंगे? बैंक से, और बैंक्स तो यहां जाने का नाम ले नहीं रही हैं। इस वजह से बैंक्स का कर दिया गया नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण। तो अब हम समझेंगे कि ये नेशनलाइजेशन है क्या। चलो समझते हैं। जैसे आप देख सकते हो बैंक्स का नेशनलाइजेशन, इसका मतलब होता है बैंक्स की जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट बैंक से होकर के गवर्नमेंट तक आती है। तो जब भी कभी सरकार किसी संस्था को अपने नाम करती है, उसकी ओनरशिप लेती है किसी एक एक्ट के अंतर्गत, इसी को नेशनलाइजेशन का नाम देते हैं। हमारे देश में उस वक्त जो प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया था, यानी कि अपने देश के अंदर जो भी ये बैंक्स थे बड़े बड़े स्तर के, उनको सरकार ने क्या किया, उसमें पैसे लगा के और उसे अपने नाम कर लिया। तो इसको सरकार ने खरीद लिया था, ताकि अब क्या होगा, अभी किसको पैसे देंगे, कहां पे अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, कितने पैसे किसको देंगे, इन सब पे सरकार का अधिकार होता। और इसी वजह से सरकार ने इन्हें अपने नाम किया था, ताकि सरकार ये देख सके कि ये किसे कितने लोन दे रहे हैं, अपनी बैंकिंग की सर्विसेज को रूरल एरियाज में ले जाएं। साथ ही साथ में नेशन फर्स्ट। देखो क्या बात थी कि हम लोगों ने ना तो कैपिटलिस्ट अप्रोच अपनाया, ना तो हमने सोशलिस्ट, ना तो हम यूएसए का खुलकर समर्थन किए, ना रूस का। हालांकि रूस से इंस्पायर्ड थे, ये पता चलता था, कहीं ना कहीं सोशलिस्ट वाला काम तो कर रहे थे, है तो मिक्स्ड इकोनॉमी, पर थे तो इम्प्रेस्ड हम लोग रूस से, वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे सरकार नेशनल की प्रायोरिटाइज करते हुए, नेशन को प्रायोरिटाइज करते हुए बैंक को नेशनलाइज कर दी, बैंक से शेयर्स अपने नाम खरीद दी। अब हमारे देश में बहुत सारे सरकारी बैंक थे। तो ये जो बेटा बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, अब आप इस फोटो से समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी का एक संदेश जा रहा है जो भी बड़े बड़े बैंक्स थे उस वक्त, उन सभी को, कि अब आप हमारे हुए, यानी कि अब ये लोग क्या हो गए, अब ये लोग सरकार के हो गए, और अब सरकार इनसे वो सभी कुछ कराएंगी जो चाहती हैं, ठीक है, यानी अपने अनुसार इनसे काम कराएंगे। तो ये एक सेंटेंस से आप लोग याद रखिएगा कि नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कि बैंक सरकार के हुए, सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको नहीं कहा जा रहा है, ये बैंक्स को कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे देश में नेशनलाइजेशन कितनी बार हुई? बेसिकली 2 बार। पहली बार कब होती है? 1969 में, 19 जुलाई 1969 में की गई। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 16, आज से 3 दिन के बाद एनिवर्सरी होगी, ठीक है। कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था? जो 14 बड़े बड़े बैंक्स थे जिनके पास में जनता का 50 करोड़ रुपए का डिपॉजिट था, उनको नेशनलाइज किया गया। एंड मकसद क्या था कि अब इनके थ्रू समाज का भला किया जाएगा, लोगों को लोन दिया जाएगा, लोगों को पैसे मिल सकेंगे। बैंकिंग की सुविधा जो अभी तक केवल शहरों तक थी, अब उसको गांव में भी सरकार खुलवाएगी।
साथ ही साथ में जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सभी को पैसे मिल सकेंगे। इसी मकसद से सरकार ने नेशनलाइजेशन किया 1969 में, 14 बैंकों का किया था। और ये कब हुआ था आपने देखा। फिर दूसरे चरण में इनका नेशनलाइजेशन होता है 1980 में। 1980 में 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ जिनके पास में जनता का 200 करोड़ था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद फिर वही था कि भाई जनता के लिए काम किया जाए और जो पैसे इनके द्वारा दिए जा रहे हैं उस पर अपना कंट्रोल कर सके सरकार। इसी मकसद से क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइजेशन होने के बाद से देश के अंदर टोटल 20 बैंक्स हो गए थे जो नेशनलाइज थे, 14 1969 में, 6 1980 में। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इनको मर्ज किया गया, कुछ बैंक मर्ज हुए दूसरे के साथ में। टोटल आज के समय में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, क्योंकि नेशनलाइजेशन तो हुआ पर बहुत सारे बैंक्स हैं जिनको आपस में मर्ज कर दिया गया। बचे कितने? 12। वो भी जो नेशनलाइज थे वो तो केवल 11 हैं। इसमें एक एसबीआई है। बेटा नेशनलाइज बैंक में एसबीआई का नाम था ही नहीं। एसबीआई की हिस्ट्री क्या है ये मैं आपको दूसरे चैप्टर में बताऊंगी, ठीक है। चलो अब देखिए इनका गोल और पर्पस क्या था कि बैंकिंग को एक्सपेंड किया जाए, बैंकिंग की सर्विसेज गांव देहात में, पिछड़े एरियाज में दिया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भाई लोन वगैरह की सुविधा एग्रीकल्चर और छोटे मोटे बिजनेसमैन को भी दिया जा सके। कंट्रोल किया जाए क्रेडिट कि कितने पैसे हैं आप और क्या आप उन सभी लोगों को दे रहे हो जिनको प्राथमिकता पे आपको पैसे देने चाहिए। गवर्नमेंट का अपना ओवरसाइट बना रहे लगातार, सरकार अपनी मोनोपोली, ऐसा ना हो कि केवल बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप पैसे दे रहे हो, नहीं, आपको छोटे मोटे लोगों को भी वो पैसे देना है, वो कंट्रोल में रखा जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि भाई जब बैंक की ब्रांचेस बढ़ाई जाएंगी, गांव देहात में जाएंगी तो वहां पे से एम्प्लॉयमेंट भी होगा और जो लोग काम करेंगे उनको भी फायदे होंगे, प्लस जहां पे इनकी ब्रांचेस जाएंगी वहां पे भी फायदे होंगे। ये सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। किस लीगल बेसिस के आधार पे किया गया था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, ठीक है। अब एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ चीजों को याद रखिएगा। नेशनलाइजेशन किसके राज में किया गया था? प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इंदिरा गांधी जी थी। आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था? 1949 में किया गया था। ये हम आरबीआई जो अपना अगला चैप्टर करेंगे वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के पहले आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। 2020 के बाद आज के समय में केवल 12 पीएसबीज ही बचे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हो गया था। एसबीआई का नेशनलाइजेशन 1955 में किया गया था, इंपीरियल बैंक को जो है वो करके, नेशनलाइज करके। तो प्रेसिडेंसी बैंक जो हुआ करते थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। इनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया 1921 में। इंपीरियल बैंक को 1955 में नेशनलाइज करके एसबीआई बनाया गया। तो एसबीआई अलग हुआ, लेकिन जो बैंकों का नेशनलाइजेशन इकट्ठा किया गया उसमें एसबीआई नहीं था। एसबीआई की हिस्ट्री अलग चली। इसलिए जब मैं आपसे कहती हूँ नेशनलाइज बैंक, तो उन नेशनलाइज बैंक में एसबीआई नहीं अपेयर करता है। नेशनलाइज बैंक से हमारा मतलब होता है वो बैंक जो 1969 और 1980 में नेशनलाइज किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारी चीजें जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में मिली हुई है, जो आप लोग देखोगे आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया हो। नाउ वन मोर थिंग दैट मैंने आज के लिए भी कुछ होमवर्क रखे हैं। आप लोग मुझे बस 1 सेकेंड दीजिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड देना बचा। थोड़ा एडिटिंग कराना पड़ेगा। ओके, ओके। सो एक छोटी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैं जरा 1 सेकेंड को निकल ली थी। देखो भाई, होमवर्क आज का ले लो आप लोग। क्या है होमवर्क में? है कि नेशनल, ये तो हो चुका है ना? नहीं सॉरी, ये नहीं हुआ है, ये अभी हम लोग आज पढ़े हैं। होमवर्क में है कि भाई पहला चरण बैंक नेशनलाइजेशन का कब हुआ था? 1955, 69, 80 या 1949? अगला है कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था पहले फेज में? 6, 10, 14, 20। देन कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था दूसरे चरण में? 4, 6, 8 या 10? देन कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया था बैंक नेशनलाइजेशन प्रोसेस को? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जी? इसके अलावा कौन सा एक्ट प्रोवाइड किया था लीगल बेसिस बैंक नेशनलाइजेशन का? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट या बैंकिंग कंपनीज एक्ट? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के सामने में है।
रेस्ट, अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। महापैक आप लोग 1 ईयर 2 ईयर का ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। जितने टाइम का लोगे उतने टाइम तक हमारी तरफ से जितनी भी कोर्सेज आएंगे उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो हमारे ऐप पे या हमारी वेबसाइट पे, सारी की सारी पेड क्लासेस को। उसके लिए आपको सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करनी होती है। जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी कवर्ड होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाएगी। सो नाउ आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन।